तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस करा था कि हमने ये बोला था कि इस आपके टोटल 3 मेन सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एक तो रहेगा अकाउंट्स एंड फाइनेंस, देन बिजनेस मैनेजमेंट, देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में 2 पेपर है, एक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये दोनों आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कंपनी लॉ, फिर बिजनेस मैनेजमेंट में एक तो कंपनी लॉ है, ये भी थ्योरी है, और फंडामेंटल एंटरप्रेन्योरशिप ये भी थ्योरी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, एंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया ये आप लोगों का थ्योरी है। तो तीन बुक थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑलरेडी आप लोगों का कोर्स चल रहा है। अब एक नेक्स्ट बुक हमारे लिए आती है और वो रहेगा हमारे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल टॉपिक अगर हम लोग डिस्कस करें, देखो ये तो है कि हमारा सिलेबस 3 यूनिटों में डिवाइड है। तो इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स में अगर हम लोग कहें ना, तो यूनिट 1 में 20 मार्क्स के लिए एक ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, और उसी से 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, और वो रहेगा हमारे लिए रेशियो एनालिसिस। तो ये एक सिंगल टॉपिक यूनिट फर्स्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना है। और भी चैप्टर है इस यूनिट में, बाकी सारे थ्योरी चैप्टर है, जो कि आपको चॉइस में थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आप लोगों का 20 मार्क्स से रिलेटेड बेटा यूनिट फर्स्ट रेशियो एनालिसिस। यूनिट सेकंड में अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो 20 मार्क्स के लिए 3 चैप्टर चॉइस में है मेन। फंड फ्लो, वैसे तो प्रैक्टिकल चैप्टर अगर हम लोग बात करें ना, तो प्रैक्टिकली अच्छा पहले एक कंटेंट तो ये समझ लो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ क्या। एक्चुअली किसी भी कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसा अगर चाहिए, मनी रिक्वायर्ड है, जैसे फंड की जरूरत है बेटा, पैसा चाहिए, तो पैसे का अरेंजमेंट हम लोग कई जगह से कर सकते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग इस पूरे ईयर में, सेकेंड ईयर में सब कुछ कंपनी कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही है। कंपनी को मनी अगर रिक्वायर्ड है तो कोई छोटा मोटा अमाउंट, बहुत लार्ज स्केल पर अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है, जो जनरली इनके पास फंड को अवेलेबल कराने के सोर्सेस अगर हम लोग कहें, तो इक्विटी शेयर इशू कर कर बेटा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को इशू कर कर बेटा यहाँ पर कर सकते हैं, या डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, या कहीं से हम लोग लोन ले सकते हैं। तो ये कुछ सोर्स होते हैं जहाँ से कि हम लोग हमारा फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब आप फंड अरेंज करते हो ना, तो आप ये देखोगे कि इनके बदले में हमारे लिए कॉस्ट कितना आ रहा है। देखो इक्विटी शेयर के बदले में हमें डिविडेंड पे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर के बदले में भी डिविडेंड पे करना होता है, डिबेंचर के बदले में हमारा इंटरेस्ट लगता है, और लोन के बदले में भी बेटा हम लोगों को इंटरेस्ट देना होता है। हम क्या चाहेंगे कि हम हमारा पैसा वहां से अरेंज करें जहां से हमारे लिए कॉस्ट मिनिमम आए। तो हम हमेशा ये चेक करना चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है किसी भी फंड को अरेंज करने के बदले में। हम हमेशा एज ए बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर, हमारा मकसद यही होगा कि हम कंपनी के लिए उस सोर्स से, ये सोर्स ऑफ फंड है बेटा, ये जो सर ने लिखे हैं ना, इन्हें कहा जाता है हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड। यहाँ से हम लोग हमारा फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू, या लोन के थ्रू। इनके बदले में ये जो आता है ना बेटा, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम हमेशा उस सोर्स से पैसों का अरेंजमेंट करना चाहेंगे जहां से कॉस्ट मिनिमम आए। अब आपने ये फंड तो अरेंज कर लिया, मान लो इक्विटी शेयर को जारी कर कर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, एक प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर या लोन से। अब हम ये जो पैसा है ना बेटा, इससे कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हम इन्वेस्ट वहां करना चाहेंगे जहां से रिटर्न हमारे लिए मैक्सिमम आए। इन्वेस्ट करने वाले कंपनी कैसे इन्वेस्ट करती है, नया प्लांट लगा रही है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, किसी नए मार्केट में एंटर हो रही है, इन सब के लिए इसको पैसों की जरूरत है। इन सब के लिए उससे इन सोर्सेस से जो कॉस्ट मिनिमम दे रहा था वहां से फंड अरेंज करा, और जहां रिटर्न सबसे ज्यादा, अलग अलग अल्टरनेट होते हैं अब हमारे पास कि हम अलग अलग जगह पर बेटा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां हमारा रिटर्न जो आए ना वो कॉस्ट से ज्यादा आए, और वो रिटर्न बेटा मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमारे लिए आए, हम वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस पूरी बुक में आप लोग इन्हीं कंटेंट के बारे में पढ़ना सीखोगे
कि हमें पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करना चाहिए, उसके अलग-अलग टूल्स वगैरह क्या रहेंगे, अलग-अलग मेथड्स क्या रहेंगे, कैसे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस को हम लोगों को यहाँ रीड करना होगा। कोई एंट्री वाला चैप्टर नहीं है, ना ही कोई एंट्रियाँ करनी है, ना ही कोई अकाउंट बनाने हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला बेसिस पूरी बुक है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो एंट्री बेस है, अकाउंटिंग है। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए अकाउंटिंग। ये तो आपको बताएगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, तो फॉर्मूला बेसिस आप लोगों को स्टडी करनी होगी। यहाँ हमारी यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आप लोगों के 12th में भी था। यहाँ कुछ अलग अलग रेशियो आप बनाना सीखोगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से। आपकी बैलेंस शीट, आपके ट्रेडिंग पैनल की हेल्प लेते हुए हम लोग कुछ रेशियो बनाना सीखेंगे, जिससे हमें डिसीजन लेने में हेल्प होगा। ढेरों फॉर्मूले हैं यहाँ पर, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है यहाँ पर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपॉर्टेंस इसकी हमारे लिए बनकर आती है। फिर यहाँ पर यूनिट सेकंड में बात करूँ ना बेटा, तो 4 चैप्टर जरूर हैं, लेकिन मेन अगर मैं कहूँ तो 20 मार्क्स के लिए एक तो आपका फंड फ्लो एनालिसिस और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो आप इन सब से कॉस्ट निकालना सीखोगे कि अगर मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूं तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, प्रेफरेंस शेयर से कितनी आएगी, डिबेंचर से कितनी। फिर हम चूज करेंगे किससे सेलेक्ट किया जाए, तो हम उससे सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारी मिनिमम कॉस्ट आए। तो फॉर्मूले पढ़ोगे कैसे कॉस्ट हमारे लिए पता चले। अब फंड फ्लो का मतलब होता है कि आपकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जनरली वर्किंग कैपिटल में क्यों चेंज हुआ है, उसके चेंज के फ्लो, आना जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल किन की वजह से इनफ्लो हुई, किन की वजह से आउटफ्लो हुई, उसका एक स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, जिसे हम लोग फंड फ्लो एनालिसिस कहेंगे। ये फंड फ्लो एनालिसिस होता है ना बेटा, वो फंड में होने वाले चेंजेस को शो करता है। फंड बोले तो वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को टेक्निकली अभी आप ये समझे। वहीं जो कैश फ्लो हुआ ना बेटा, वो कैश में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है। किन किन कारणों से हमारे लिए कैश आया था, किन किन कारणों से हमारे लिए कैश गया है, उन कंटेंट को हम लोगों को यहाँ पता चलता है। पहले फंड फ्लो पढ़ेंगे, फिर आपका कैश फ्लो एनालिसिस आएगा। ये है एक जैसे ही, मतलब फंड फ्लो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कैश फ्लो बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस हमारे लिए, कैश फ्लो एनालिसिस में कैश में होने वाले क्या क्या कारण है, उनमें चेंजेस को हम लोग बेटा यहाँ पर देखेंगे। वो कैश फ्लो एनालिसिस हमारे लिए बनेगा। इंपॉर्टेंस कम है, अभी तक हमेशा क्वेश्चन फंड फ्लो का ही आता है बेटा हमारे लिए। कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिव कम है हमारे लिए। फिर ये एक फॉर्मूले है यहाँ पर लिवरेज, ये जो दोनों चैप्टर है ना बेटा, इनमें तो स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट बनेगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हो गया। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, लेकिन ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स के लिए मेन 2 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फंड फ्लो एनालिसिस हमारे लिए। फिर यूनिट थर्ड में आए ना, तो फिर आता है बेटा एक तो हमारे लिए यहाँ काफी सारे चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो 20 मार्क्स के लिए 2 ही चैप्टर मेन रहते हैं, एक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बेटा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कंटेंट है, बीपी वगैरह, पीवी रेशियो वगैरह, जो कि आपने कंटेंट पर यहाँ रहेगा। ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग का कंटेंट रहता है, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेटा ना आप लोगों के लिए स्टेटमेंट वाइज वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें, एस्टिमेशन लगाना कितनी वर्किंग कैपिटल इस साल अपने को रिक्वायर्ड होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आप मैनेजमेंट सीखोगे रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल बोले तो डेटर्स, डेटर्स इन द सेंस बेटा ना देखो, डेटर हमारी फर्म में हम उधार माल बेचते हैं, कहीं बहुत ज्यादा उधार माल ना बेचते, एक टाइमिंग पीरियड में हमें उनसे पैसा आ जाना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पैसा नहीं आया तो वो नुकसान है ना बेटा। डेटर को अपन ने माल तो बेच दिया और उधार पैसा रह गया और वो नहीं आया तो नुकसान होगा, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करना चाहिए। फिर हमारी इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, वही ईओक्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा ना, ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल वगैरह, ये सब निकालना। हमारे पास ना तो इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, ना ही इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है तो अननेसेसरी का पैसा उसमें लगा हुआ है। कम पड़ा हुआ है तो कभी भी हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ सकती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। फिर हमारे लिए दो टॉपिक है, ये दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कैपिटल का स्ट्रक्चर मतलब कितनी इक्विटी होना चाहिए हमारी स्ट्रक्चर में, कितना डेब्ट डिबेंचर होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए, कितना लोन होना चाहिए, उसके बारे में कंटेंट को हम लोग रीड करेंगे।
फिर हमारी डिविडेंड पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे कि डिविडेंड कैसे देना चाहिए। डिविडेंड देखो होता क्या है कि हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना बेटा, उस प्रॉफिट में से आफ्टर टैक्स में से, मतलब टैक्स दे देने के बाद के प्रॉफिट का, हमारे प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड देना ही देना है। इस प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट फिक्स होती है प्रेफरेंस शेयर पर, इतना तो नॉलेज होगा हमें कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जो भी डिविडेंड प्रॉफिट बचता है ना, उसमें से कुछ तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं और कुछ बेटा इक्विटी शेयर को डिविडेंड देते हैं। कितना डिविडेंड देना चाहिए कि हमारे जो शेयर है ना बेटा, मार्केट प्राइस उन शेयर्स की बढ़ जाए, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड भी अच्छा मिल पाए और मार्केट प्राइस भी बढ़े। ये सारे मतलब ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में रोक दें, ऐसा भी नहीं हो कि सारा पैसा हम लोग डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दें। हमें एक ऐसा फॉर्मेट निकालना पड़ता है कि उससे अल्टीमेटली हमारे मार्केट प्राइस जो शेयर है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिक रहे हैं, उनकी मार्केट प्राइस हमारे लिए बढ़ जाए। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, उन फॉर्मूलों को हम लोग स्टडी करेंगे, उन फॉर्मूलों से डिसाइड करेंगे कि हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए, उसे हम लोग डिविडेंड पॉलिसी कहेंगे। फिर आएगा बेटा हमारे लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये भी पूरा फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला ये आपके थर्ड ईयर में भी आएगा, इसमें से कुछ कुछ चैप्टर थर्ड ईयर में भी है आपके, ये रहेगा आपका थर्ड ईयर में। और साथ ही में बेटा हमारे लिए ये वाला चैप्टर आपका थर्ड ईयर कंटेंट पर भी आएगा, और ये आपका उसमें भी है। ये जो अपन पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उस कंटेंट पर भी बेस में रिक्वायर्ड रहेगी, तो इसको अच्छे से करना है अपने को। तो ये सारा सिलेबस आप लोगों का है जिसको कि हमें पढ़ना है। और ऑल ओवर अगर मैं कहूँ ना, तो देखो एक तो आपको फंड फ्लो, यहाँ से कहूँ तो रेशियो एनालिसिस तो करना ही करना है, इधर से फंड फ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से करना है, फिर इधर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और एक आपका बेटा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हमने अच्छे से करना है। तो इन तीनों यूनिट्स को मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और तो कल से हम लोग बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज। आपको जो बुक परचेज करनी है वो एम.आर. अग्रवाल करके राइटर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक रहेगी, उससे आपको बाई करना है। और एक आध साल पुराना भी ले तो चलेगा, बट उससे ज़्यादा ओल्ड बुक ना लें आप लोग, तो ये बुक परचेज कर लें। कल से हम लोग बेटा ना इसके चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे और नई नोटबुक आप लोग बना लें।